हेलो नमस्कार दोस्तों, एसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों की परीक्षा के जिस चीज़ का इंतज़ार था, यानी कि आप लोग की परीक्षा की दृष्टि से जो साइंस का यह जो सेक्शन होता है जनरल साइंस, यानी कि सामान्य विज्ञान, जिसमें आप लोगों को फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रसायन, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, तो इन सब का जो आजकल जो परीक्षाओं में जो आप लोग का महत्व जो है ना, ये काफ़ी बढ़ गया है। और आपकी इस परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए आज का यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बहुत ही शानदार आज का क्लास चलने वाला है। तो दोस्त मेरे, अगर चैनल पर हमारे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग पहले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है और शानदार तरीके से हम लोग देखते चलेंगे। तो पहला प्रश्न आप लोगों को है ये कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। ऑप्शन है आघूर्ण का नियम, बी जड़त्व का नियम, सी ऊर्जा का नियम, डी संवेग का नियम। ये आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? आप लोगों को इसको बताना है। आप लोग मेरे साथ-साथ कमेंट बॉक्स में भी आप लोग इन प्रश्नों का जवाब जो है देते चलिए, ताकि आप लोग को पता लगे कि आप लोग की जो साइंस की तैयारी है कैसी चल रही है और आप लोग का कितना महत्वपूर्ण है, आप लोगों को ये साइंस का सेक्शन आप बखूबी से समझ सकते हैं। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ना दोस्तों, ये न्यूटन के पहला नियम को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त मेरे? तो ये इसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ये जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो जड़त्व के नियम की अगर हम लोग देखेंगे बात, तो जड़त्व के नियम जो हो गया ये तो न्यूटन का पहला नियम हो गया। अब बात ये कहेंगे कि सर ये जड़त्व का नियम या न्यूटन गति का पहला नियम क्या कहलाता है? ये क्या है भाई? इसको भी जानना ज़रूरी है। तो मैं आप लोग को लिए बता दूं कि इसका ये नियम है, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, ठीक है ना? कोई अगर वस्तु अगर स्थिर अवस्था में रहती है, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में, ठीक है ना? स्थिर अवस्था में अगर है, ठीक है? स्थिर अवस्था में है, तो वह तब तक ऐसी बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं किया जाता है, ठीक है ना? यदि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है, तो तब तक वह वैसी ही रहेगी, ठीक है ना? तो तब तक वह ऐसी ही स्थिति में रहेगी, स्थिति में रहेगी, ठीक है ना? क्यों रहेगी भाई? और कब तक रहेगी? जब तक कि किसी अन्य वस्तु द्वारा उस पर कार्य नहीं किया जाता है, ठीक है ना? जब तक जब तक कि इस पर किसी अन्य वस्तु द्वारा किसी अन्य वस्तु द्वारा, ठीक है ना? कार्य नहीं किया जाता है, कार्य नहीं किया जाता है, ठीक है ना? या यूँ कह लीजिए, ठीक है ना? कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है, तो वो विरामावस्था में रहेगी, ठीक है? या अगर वो सीधी सरल रेखा में गतिशील है, तो वो गति करती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए। तो यही दोस्तों होता है जड़त्व का नियम और न्यूटन के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आप लोग को एक बात बता दे रहा हूँ, एक बार और समझा दे रहा हूँ कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो तब तक वह वैसी ही रहेगी जब तक इस पर किसी अन्य वस्तु द्वारा कार्य न किया जाए या किसी अन्य वस्तु द्वारा बाह्य बल न लगाया जाए। ये बात हो गई। या इसी को आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई वस्तु तब तक विरामावस्था में रह जाएगी जब तक कि वो उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, या कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील ही रहेगी तब तक जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। तो आप लोग बखूबी से न्यूटन के पहले नियम या इस जड़त्व के नियम को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना? तो आप लोग आशा करता हूं कि इस प्रश्न को समझ गए होंगे।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही शानदार इसी तरह एकदम रहने वाला है। आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और धैर्य पूर्वक इन सभी प्रश्नों को समझते चलिए। चलिए दूसरा प्रश्न आप लोग को है ये कि वॉशिंग मशीन का जो ये कार्य सिद्धांत है, ये वॉशिंग मशीन जो है किस प्रकार कार्य करता है। ऑप्शन है आप लोग के पास उपकेंद्रण, बी अपोहन, सी अपकेंद्रण, डी विसरण। ये चार ऑप्शन आप लोग के पास है। ये वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत के लिए किस पर ये कार्य करता है ये आप लोग को बताना है। तो आप लोग मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में तुरंत उसका आंसर दीजिए। तब तक मैं आप लोग को बस थोड़ी ही देर के लिए समय आप लोग के लिए दे रहा हूँ और आपको आंसर मैं तुरंत बताऊंगा और वो क्यों होता है इसको भी मैं बताऊंगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को फिजिक्स यानी कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान तीनों विज्ञान की शाखाओं से ये प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे और आप लोग जो है सेशन को एकदम अंत तक बने रहिएगा, क्लास के अंत तक बने रहिएगा बस। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे हम लोग क्या होगा। तो वॉशिंग मशीन की अगर बात की जाए ना दोस्त, तो वो जो है आप लोगों को अपकेंद्रण पर काम करता है, ठीक है ना। वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है वॉशिंग मशीन, ठीक है। ये अपकेंद्रीय बल द्वारा, ठीक है। तो उस पर केंद्रीय बल लगता है। तो अपकेंद्रीय बल जो होता है ना, ये अपकेंद्रीय बल क्या होता है इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग को इसकी कार्यशैली भी समझ में आ जाए। तो अपकेंद्रीय बल की अगर बात किया जाए दोस्त मेरे, तो देखिए मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों को कि अपकेंद्रीय बल में वक्रता केंद्र, मैं लिख दे रहा हूं अब अपकेंद्रीय बल में वक्रता केंद्र से दूर, ठीक है ना, घुमावदार पथ। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि उसमें जो ड्रम है ना वो घूमते रहता है, वो आप लोगों को बाहर की तरफ उसका जो एथी है केंद्र से दूर वो जो है वो एक बल काम करता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूं अपकेंद्रीय बल में वक्रता केंद्र से दूर घुमावदार पथ के अनुदिश किसी अनुदिश वस्तु को धक्का देने की प्रवृत्ति होती है। धक्का देने की ये प्रवृत्ति जो होती है, ठीक है ना, ये धक्का देने की प्रवृत्ति होती है। और इसी अपकेंद्रीय बल की इसी विशेषता को हम लोग वॉशिंग मशीन में उपयोग करते हैं। अपकेंद्रीय बल जो होता है दोस्तों, तो उसमें वक्रता केंद्र से दूर घुमावदार पथ के अनुदिश वस्तु को धक्का देने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना। किसी घुमावदार पथ में तो आप लोग को वॉशिंग मशीन जो होता उसमें आप लोग को ये फ्रंट लोड कह लीजिए या टॉप लोड कह लीजिए, ठीक है ना, जैसे भी वो वॉशिंग मशीन आजकल बहुत टाइप के आ रहे हैं। तो आप लोग को किसी भी घुमावदार पथ में जो है ना ये वक्रता केंद्र से दूर धक्का देने की जो प्रवृत्ति होती है अपकेंद्रीय बल में, यही जो बल का जो आप लोग को विशेषता जो है ये वॉशिंग मशीन में जो है ये कार्य होता है, जिसके चलते वॉशिंग मशीन में से दाग धब्बे जो है ये वॉशिंग मशीन जो है आपके कपड़ों में से निकाल देता है, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है आप लोग के लिए समझना जरूरी है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी कंसेप्ट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को है, प्रश्न नंबर तीसरा है आप लोगों को कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। ऑप्शन है रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो आप लोग इसका जवाब तुरंत दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं थोड़ी देर में बस आप लोग को इसको आंसर बता रहा हूँ कि क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ना ये आप लोग को डॉपलर प्रभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डॉपलर प्रभाव हो जाएगा, ठीक है, ये डॉपलर प्रभाव हो जाएगा। तो किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव जो होता है ना ये डॉपलर प्रभाव के ही कारण होता है। तो सोचिएगा कि इसका डिफिनीशन थोड़ा सा समझ लिया जाए कि ये डॉपलर प्रभाव एक्चुअली होता क्या है, कैसे ये काम करता है। तो देखिए जब कोई ध्वनि स्रोत होता है, किसी भी ध्वनि स्रोत, ठीक है ना, जब कोई ध्वनि स्रोत, ठीक है ना, ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच, ठीक है ना, और श्रोता के बीच
श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है। जो गति होती है भाई, तो उसमें अपेक्षित गति होती, कौन सी गति होती है? तो अपेक्षित गति होती है, अपेक्षित गति होती है। तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ता है, ठीक है ना, श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ता है, ठीक है ना, ध्वनि सुनाई पड़ता है, तो वो कैसा ध्वनि सुनाई पड़ता है? तो या तो उसकी आवृत्ति की, या तो उसकी ध्वनि की जो उसकी आवृत्ति होगी, उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होगी, मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है, ठीक है ना। और इसी को हम लोग डॉपलर प्रभाव कहते हैं। यानी कि जब कोई ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ता है ना, वो ध्वनि के मूल आवृत्ति से या तो कम सुनाई देगा या अधिक सुनाई देगा, ठीक है ना। वो उसकी आवृत्ति से, ध्वनि की मूल आवृत्ति से। और आप लोग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, तो देखेंगे कि हम लोग जब ट्रेन जाती है, तो दूर जाती है तो आवाज जो है कम, उसमें उतार चढ़ाव सुनाई देता है। नजदीक आती है तब भी उतार चढ़ाव सुनाई देता है ध्वनि में। तो नजदीक आता है तो ज्यादा सुनाई देता है, दूर जाता है तो थोड़ा सा कम सुनाई देता है। तो ये अब जो चीजें होती है ना, ये आप लोगों को डॉपलर इफेक्ट के ही चलते होती है, ठीक है ना। ये ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच जब अपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को जब कोई ध्वनि जो सुनाई देती है, तो वो उसकी मूल आवृत्ति से कम या अधिक अगर सुनाई दे रही है, तो वही जो हो जाता है वो आप लोग को ये डॉपलर इफेक्ट कहलाता है, डॉपलर प्रभाव कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये शानदार प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बस आप लोग इस क्लास को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, और इस वीडियो का भरपूर लाभ उठाइए। और हमारे चैनल पर इसी तरह एक से बढ़ के एक आप लोगों के लिए, चाहे वो करेंट अफेयर हो, मैथ की क्लासेज हो, हिंदी की क्लासेज हो, रीजनिंग की क्लासेज हो, जनरल साइंस की क्लासेज हो, और आप लोगों के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्लासेज हमारे चैनल पर उपलब्ध है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आप लोग बस चैनल पर बने रहिए, और अपने परीक्षा की सफलता में आप लोग इस चैनल की जरूर सहायता लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये जितना हमारे चैनल पर महत्वपूर्ण वीडियो है, वो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न है, फोर्थ नंबर आज का प्रश्न है कि रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना। ये मानव रेटिना पर जो नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, ये पूछा जा रहा है कि कैसा होता है। ऑप्शन है वास्तविक उल्टा और छोटा, बी वास्तविक सीधा और बड़ा, सी वास्तविक सीधा और छोटा, डी अवास्तविक उल्टा और छोटा। किस प्रकार का जो ये प्रतिबिंब बनता है, ये मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं बस तुरंत 5 सेकंड में इसका आंसर आप लोग के समक्ष में बताऊंगा। तब तक आप लोग आंसर दीजिए। तो आप लोग को दिया हुआ समय अब समाप्त होता है, और रेटिना पर जो नेत्र द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब होता है ना, ये आप लोग को वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से छोटा होता है, ठीक है ना। वास्तविक होता है, उल्टा होगा और छोटा होगा। यही इसी टाइप का ये आप लोग को प्रतिबिंब जो है मानव रेटिना पर, मानव नेत्र के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए। एक चीज आप लोग को परीक्षा में कई बार पूछा जाता है आप लोगों को, कि मानव नेत्र में रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रभाव कितने सेकंड तक होता है, ठीक है ना। ये मानव नेत्र के द्वारा जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, मैं लिख दे रहा हूं, मानव नेत्र के द्वारा जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का प्रभाव जो है वो कितना होता है, ये लगभग आप लोगों को 1/16वें सेकेंड, 1/16वें सेकेंड तक रहता है, ठीक है ना। तो ये परीक्षा की दृष्टि से आप लोग को ये पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे आप लोग को इस परीक्षा के लिए हो, या एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या कहीं भी जहां साइंस पूछे जा रहे हैं आपके सिलेबस में, तो ये चीजें जो है पूछ लिया जाता है आप लोगों को। और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस इन सब का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। आप लोग के स्टेट वाले एग्जाम में भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो चलिए, आशा करता हूँ कि ये चीजें भी आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5वां नंबर प्रश्न है आप लोगों को कि घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। यानी कि इसके पूछने का मतलब है कि घरों में आप लोगों को, देखिए इस क्वेश्चन को दो टाइप से पूछा जा सकता है। एक और प्रकार से पूछा जा सकता है, वो कैसे पूछा जाएगा कि घरों में पंखे बल्ब जो आदि लगे होते हैं किस क्रम में लगे होते हैं, या घरों में वायरिंग किस क्रम में किया जाता है। ऑप्शन आप लोग को है श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समानांतर क्रम में, किसी भी क्रम में नहीं, ठीक है ना, या किसी भी क्रम में। तो ये चार ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि आपके जो घर में जो वायरिंग होती है उसमें जो पंखे और बल्ब आदि लगे रहते हैं उसमें किस टाइप का वायरिंग किया जाता है, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि ये आंसर क्या होगा। ये हो जाएगा आप लोगों को समानांतर क्रम में ये होता है, ठीक है ना। घरों में पंखा और बल्ब जो होता है वो ना, वो समानांतर क्रम में जुड़ा रहता है। क्यों जुड़ा रहता है ये भी पूछ सकते हैं कि भाई क्यों हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है ना, उसका क्या लाभ होता है। तो आइए मैं उसको भी आप लोगों को बता दूं कि क्या लाभ रहता है जिसके चलते ये घरों में जो वायरिंग है वो समानांतर क्रम में की जाती है, या आपके पंखे बल्ब जो है वो समानांतर क्रम में लगे रहते हैं। पहला आप लोग तो इसका फायदा ये समझ लीजिए कि जितने भी उपकरण होते हैं ना सभी पर वोल्टता जो होता है वो एक समान बना रहता है। मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, सभी उपकरणों पर वोल्टता एक समान बना रहता है, एक समान बना रहता है, ठीक है ना। यानी कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हर एक ये उपकरण पर अलग अलग नहीं रहेगा, सभी उपकरणों पर वोल्टता एक समान रहेगी। दूसरा इसका सबसे बढ़िया फायदा क्या है कि अगर एक परिपथ जो है, यानी कि अगर एक परिपथ जो है स्विच उसका बंद भी कर दिया जाए तो उसका दूसरे पथ पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूं उसको भी, अगर एक परिपथ जो है बंद का स्विच जो है, स्विच बंद करके चाहे स्विच बंद करने पर दूसरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सबसे बड़ा आप लोग को बेनिफिट हो गया, ठीक है ना, कि अगर अगर एक परिपथ का आप लोग स्विच बंद कर रहे हैं तो दूसरे परिपथ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि जिसको बंद करेंगे वही बंद रहेगा, जिसको ऑन रखेंगे वो ऑन रहेगा। यही समानांतर क्रम का जो होता है ना दोस्त, सबसे बड़े फायदा होते रहे, और ये वोल्टता जो है समान बनी रहती है। तो यही समानांतर क्रम में रखे रहने का ये जो महत्वपूर्ण कारण होता है। तो आप लोग, मैं आशा करता हूं कि इन चीजों को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और आप लोग को चीजें जब समझ में आ रही है तो आप लोग लाइक करने में वीडियो को कोई कंजूसी मत कीजिए, एकदम वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत पर काम करती है भाई। ऑप्शन है फैराडे का नियम, लेंज का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग का नियम। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, ठीक है ना। तो विद्युत मोटर जो है कौन से नियम पर कार्य करती है ये आप लोग को बताना है। तो चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ना, आप लोगों को ये फैराडे का नियम हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है ना, ये फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है, ठीक है ना। ये फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है विद्युत मोटर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री के प्रश्नों को जो है शुरुआत हो चुकी है, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए हैं अब यहाँ पर कि एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान क्षति, रेडियो एक्टिव विघटन। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो चलिए बताइए आप लोग जल्दी जल्दी कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ना, ये आप लोग को हो जाएगा नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक है ना, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया जो है ये नाभिकीय विखंडन कहलाती है। अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें तो देखिए, मैं यहाँ पर यूरेनियम 92 235 को ही ले रहा हूँ। अगर इस पर आप लोग न्यूट्रॉन का प्रहार करते हैं, न्यूट्रॉन का अगर प्रहार किया जाता है इस पर, ये यूरेनियम 92 235 पर, कि ये दो नाभिकों में ये विघटित हो जाता है। ठीक है ना, और वो कौन कौन सा होता है, तो ये बेरियम में विघटित हो जाता है, और ये आप लोग को क्रिप्टॉन में एथी हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्रिप्टॉन में विघटित हो जाता है। तो दो अलग अलग नाभिकों में ये विघटित हो जाता है, दो हल्के नाभिकों में विघटित हो जाता है। ठीक है ना, ये इसकी परमाणु बन जाते हैं। न्यूट्रॉन का जब प्रहार यूरेनियम 92 235 पर करते हैं तो ये विखंडित हो जाता है, और बेरियम तथा क्रिप्टॉन के परमाणु जो है वो बन जाते हैं। तो इस चीज को आप लोग, मैं आशा करता हूं कि इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये होता है नाभिकीय विखंडन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे शानदार तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न ये 8वां नंबर प्रश्न है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है यानी कि फोर्थ स्टेट कौन सा है। ठीक है ना, फोर्थ स्टेट कौन सा है पदार्थ का। तो हम लोग जानते हैं ठोस द्रव गैस, तो सब लोग जानते हैं कि होता है इसका। मैं चलिए इसका आंसर भी बता दे रहा हूँ कि पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था होती है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और ठोस द्रव गैस तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ये चौथा स्टेट जो है ये प्लाज्मा होता है। तो थोड़ा सा हम लोग प्लाज्मा के बारे में भी जान लें कि आखिर में होता क्या है, प्लाज्मा आखिर में होता क्या है। तो दोस्तों ये प्लाज्मा जो होता है ना, मैं लिख दे रहा हूँ इसको, ये आंशिक रूप से, ये आंशिक रूप से एक आयनीकृत गैस होता है। ठीक है ना, ये आयनीकृत गैस होता है, गैस होता है। ठीक है ना, ये आयनीकृत गैस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु के साथ बंधे होने के बजाय ये स्वतंत्र होता है। ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है, मैं लिख दे रहा हूं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोई परमाणु या अणु, मैं लिख दे रहा हूं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु, किसी परमाणु या अणु के साथ बंधे होने के, बंधे होने के बजाय स्वतंत्र होता है। ठीक है ना, स्वतंत्र होता है, यानी कि ये एक आयनीकृत गैस होता है। इलेक्ट्रॉन में जो इसके परमाणु और अणु होते हैं ये बंधे हुए इसके नहीं रहते हैं, ये स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है ना, ये फ्री रहते हैं। ये चीज जो है आप लोग को प्लाज्मा की फोर्थ विशेषता, आप लोग जो फोर्थ स्टेट ऑफ पदार्थ की जो है ये आप लोग की विशेषता हो गई। ठीक है ना, ये प्लाज्मा की विशेषता हो गई। ये आंशिक रूप से ये आयनीकृत गैस होता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है ये, इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं रहता है, ये आप लोग को फ्री रहता है। ठीक है ना, ये किसी अणु परमाणु से ये बॉन्ड बिल्कुल फ्री रहता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये प्लाज्मा का जो थोड़ी सी बातें जो है इससे संबंधित थी वो मैंने आप लोग को बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से सभी प्रश्नों को हम लोग इसी तरह देखते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कि कोई भी परमाणु है उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं भाई। ऑप्शन है 2, 8, 18, कोई निश्चित सीमा नहीं। 2, 8, 18 या कोई निश्चित सीमा नहीं। तो आप लोग को आंसर इसका बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसका आंसर बताना है आप लोग को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना दोस्त, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो रह सकते हैं वो 8 रह सकते हैं। ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उसकी
72 कक्षा में। ठीक है, इस बात को आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ये एकदम बिल्कुल स्टेटिक कम टू द एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है कि 72 कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन के 8 सॉरी किसी परमाणु की 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। मैं आशा करता हूं कि आप लोग की जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी आपकी परीक्षा की, और आप लोग बहुत अच्छे से इन प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10वां है यहाँ पर कि कोबाल्ट 60 जो होता है ये आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न आप लोग की इसी में आप लोग को आंसर मिल गया। ये कई बार प्रश्नों में ये पूछ लिया जाता है कि चिकित्सा में कैंसर जैसे रोगों में कौन सा आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये कोबाल्ट 60 का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोबाल्ट 60 को क्यों हम लोग प्रयोग करते हैं, ये क्या उत्सर्जित करता है जिसके चलते हम लोग कोबाल्ट 60 का जो विकिरण जो है इसका उपचार हम लोग कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो ये अल्फा किरण उत्सर्जित करता है कि बीटा करता है कि गामा करता है कि इनमें से सभी किरणों को ये उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60, ये आप लोग को बताना है। तो चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है मैं आप लोग को बता दूं, ये भी आप लोग को डायरेक्ट पॉइंट है, इसमें बहुत ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। ये गामा किरण को जो है ये उत्सर्जित करता है कौन, कोबाल्ट 60। और यही गामा किरणों को उत्सर्जन के चलते जो है ना, यह जो है चिकित्सा के ये कैंसर जैसे रोगों में प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न है आप लोगों को। आज की इस वीडियो में आप लोग को शानदार 25 ये महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्नों को हम बताएंगे, आप लोग को इसी तरह एकदम बताएंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग शानदार तरीके से आप लोग समझते चलिए। और आप लोग को रेगुलर क्लासेस जो है आप लोग को साइंस के इसी तरह मिलते रहेगा, ठीक है। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है ना, बेल नोटिफिकेशन को, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूंगा आप लोग को तुरंत मिल जाए। प्रश्न है यहाँ पर आप लोग को कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। ऑप्शन है ऑक्सीकरण, बी अवकरण, सी बहुलीकरण, डी व्यक्तीकरण। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो दोस्तों लोहे पर जंग लगना जो है ना, ये आप लोगों को ऑक्सीकरण का जो है उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है, ये ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है, ठीक है। ये ऑक्सीकरण का उदाहरण रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आज का आप लोग का 12 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है दोस्तों केमिस्ट्री में। ये केमिस्ट्री का यानी कि रसायन विज्ञान का ये काफी फेमस स्टेटमेंट है और कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न जो है रिपीट किया हुआ है। इसलिए आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही आप लोग के समक्ष में लेकर आता हूँ, ताकि आप लोग को जो परीक्षा में जो है काफी ये सहूलियत मिल जाए, काफी आप लोग अच्छे प्रश्नों को अच्छे से करके आए। तो ऑप्शन है इसका लॉरी, डेबी, ब्रॉन्स्टेड, अर्हेनियस, ये होगा, ये अर्हेनियस। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आप लोग को बताना है कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो दोस्तों इस प्रश्न की अगर बात करें ना, तो यह जो कहा था ये किसने कहा था, ये डेवी के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, ये डेवी के द्वारा कहा गया। ये हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। और इससे देखिए कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, हाइड्रोजन का तो परमाणु संख्या पूछ लिया जाता है जो कि बहुत इजी है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, ठीक है ना। और इसकी द्रव्यमान की अगर बात करें तो ये भी 1 होता है, क्योंकि 1008 होता है, तो इसके 008 का मतलब कोई बन नहीं जाता है। तो
परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों जो है हाइड्रोजन के 1 होते हैं। एक चीज और इससे हाइड्रोजन के समस्थानिक पूछ लिया जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बारे में कई बार आप लोग को परीक्षाओं में जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। वो कौन-कौन होते हैं उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ। पहला हो जाता है प्रोटियम, दूसरा हो जाता है आप लोगों को ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और तीसरा आप लोग को हो जाता है ट्राइटियम। ये ट्राइटियम हो जाता है, ठीक है ना? ये ट्राइटियम हो जाता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये 3 आप लोग के समस्थानिक हो गए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग को परीक्षा की दृष्टि से। इन सब चीज़ों को आप लोग जितना भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिए, आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर आप लोग को प्रश्न है कि गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? गैसों के विसरण का नियम जो है ये किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है बॉयल्स ने, चार्ल्स ने, एवोगाद्रो ने, ग्राहम ने। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, ठीक है ना? आप लोग को इसका आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गैसों के अगर विसरण का नियम का बात करें ना दोस्तों, तो यह जो आप लोगों को किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो आप लोग के ये ग्राहम के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना? ये ग्राहम के द्वारा दिया गया था आप लोगों को, ठीक है? तो आप लोग इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। और आप लोगों को अगर इनकी ग्राहम के गैसों के विसरण का नियम की अगर बात किया जाए ना, तो ये गैसों के विसरण का नियम जो इनके द्वारा दिया गया, वो इस प्रकार है कि अगर निश्चित ताप और दाब पर गैसों का जो विसरण का दर होता है ना दोस्तों, उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं लिख दे रहा हूं, निश्चित ताप और दाब पर गैसों की विसरण दर, गैसों की विसरण की दर उसके घनत्व, उसके घनत्व के वर्गमूल, के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना? ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना? ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए। अगर सपोज कीजिए अगर ये गैसों के विसरण की दर हम लोग आर मान लें और इसके घनत्व को हम लोग डी मान लें, ठीक है ना? तो ये आर इक्वल टू क्या हो जाता है? आर ये आप लोग को 1/√d हो जाएगा, ठीक है ना? ये √d हो जाता है। यही आप लोग को ये उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, ठीक है ना? ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया, 1/√d हो जाएगा, ठीक है ना? ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यही हो जाता है आप लोगों को इनका, भाई ये गैसों के आप लोगों को ये विसरण का नियम जो हो जाता है। तो आशा करता हूं कि ये चीज भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग दोस्तों साथ-साथ एकदम बिल्कुल बने रहिए और बिल्कुल आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है ना? आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं आप लोग। आप लोग को सारी चीज़ों को जो है ना एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से ये आप लोग को बताते हम चल रहे हैं। बस आप लोग बस बने रहिए, ठीक है? आप लोग एकदम बिल्कुल बने रहिए, ठीक है? तो चलिए थोड़ा-सा इसको आप लोग तो समझ गए होंगे, अब इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई बताने की ज़रूरत है, ठीक है ना? अब इसको आप लोग समझ गए होंगे, ये गैसों की वितरण का नियम को, ठीक है ना? गैसों के विसरण के नियम कह लीजिए या वितरण के नियम कह लीजिए। और ये वैज्ञानिक जो थे उनका अगर बात करें तो उनका पूरा नाम जो हो जाएगा ना, ये टॉमस ग्राहम हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि कभी कन्फ्यूजन ना हो जाए। अगर थॉमस ग्राहम कह ले या टॉमस ग्राहम कह ले, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग को, प्रश्न नंबर 14 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना,
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कह लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी कह लीजिए, दोनों बात एक ही हुआ। में तत्वों को व्यवस्थित किस प्रकार किया गया है? ऑप्शन है घटते हुए परमाणु भार में, बी बढ़ते हुए परमाणु भार में, सी बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, डी बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों की अगर बात की जाए ना, तो ये तत्वों को ये परमाणु बढ़ते हुए परमाणु संख्या के रूप में व्यवस्थित किया गया है। बढ़ते हुए परमाणु संख्या के रूप में व्यवस्थित किया गया है। अगर ये भी प्रश्न पूछ ले ऐसे भी कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर निर्भर है, किस किस चीज को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो ये परमाणु संख्या को ध्यान में रखते हुए ये आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया है और यह बढ़ते हुए परमाणु संख्या के रूप में इसको व्यवस्थित किया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी को। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। इसमें एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है आप लोग को कि अगर पूछ ले कि आधुनिक आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन हो गए? आधुनिक आवर्त सारणी के आप लोग को निर्माता पूछ ले या आविष्कारक पूछ ले, ठीक है ना? ये बार बार परीक्षा में चूंकि पूछ लिया जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता या आविष्कारक की बात कर लिए, तो ये आप लोग को हेनरी मोसले जो है ना, हेनरी मोसले याद रखिएगा। हेनरी मोसले जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता या आविष्कारक की बात करें तो हेनरी मोसले हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोग अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आप लोग बहुत बहुत महत्वपूर्ण में रखिए, क्योंकि बिन बूझे हुए चूना का रासायनिक नाम पूछ लीजिए, या इसको आप लोग एक और चीज कहा जाता है, क्विक लाइम कहा जाता है, ठीक है ना? क्विक लाइम, मैं लिख दे रहा हूँ इसको इंग्लिश में भी, क्विक लाइम कहा भी जाता है इसको। इसका आप लोगों को रासायनिक नाम आप लोग को बताना है कि क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। तो बिन बूझा हुआ चूना कह लीजिए, क्विक लाइम कहिए, इनका रासायनिक नाम जो हो जाता है ना, ये दोस्तों आप लोग को हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना? ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है। मैं इसका फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ कैल्शियम ऑक्साइड का, CaO जो हो जाएगा, ये आप लोग को कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है। तो बिन बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है आज का कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है किस में बदल जाता है? ऑप्शन है वसा में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में और शर्करा में। तो पाचन क्रिया की अगर बात किया जाए ना, तो एक चीज और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह जो एंजाइम होता है, मैं इस एंजाइम का अगर नाम लिख दूं तो आप लोग तुरंत इसका आंसर बता दीजिएगा। यह एंजाइम जो है, यह ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है, ये ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों कि यह पाचन क्रिया में जो है ना, ये प्रोटीन को संश्लेषित करके यानी कि टुकड़े में तोड़कर यह चेंज कर देता है किसमें? तो ये इम्यूनो अम्ल में तोड़ देता है, ठीक है ना? ये जो है इम्यूनो अम्ल में जो है प्रोटीन जो है बदल जाता है। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है ये अमीनो अम्ल में जो है ये बदल जाता है। किसके कारण? ये एंजाइम जो ट्रिप्सिन जो है ये मौजूद रहता है, इसके कारण ये इसको इम्यूनो अम्ल में ये विघटित कर देता है, तोड़ देता है, विघटित कर देता है, कहिए ये प्रोटीन विघटित होकर इम्यूनो अम्ल में जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना? आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, यह जो एंजाइम है ये ट्रिप्सिन है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर है कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन जो है खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। कैसे करता है भाई? जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, खाद्य पदार्थों की बर्फ की परत से ढककर। तो ये प्रशीतन जो होता है नहीं, यानी रेफ्रिजरेटर कह लीजिए, रेफ्रिजरेशन कह लीजिए, जो हम लोग खाद्य पदार्थ को परिरक्षण में यह जो मदद कैसे करता है आप लोग को इसको बताना है। तो दोस्तों प्रशीतन जो है ना, इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है।
यह न जीवाणु को मारता है, न एंजाइम को नष्ट करता है, न बर्फ की परत से ढक कर करता है। यह जो करता है क्या, यह जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को ना, ये बिल्कुल कम कर देता है। जो उसमें जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है, इसको कम कर देता है, जिसके चलते जो खाद्य पदार्थ जो है बहुत अधिक दिनों तक चलते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रशीतन जो होता है, ये खाद्य परीक्षण में मदद इसी प्रकार करता है कि जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को ये कम कर देता है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो आप लोग के लिए सारे प्रश्न जो है, आप लोग के लिए एक एक प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को ये आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर है, और आप लोग को 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आज की वीडियो में मैं कराऊंगा। चूंकि समय जो है काफी ज्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए 25 प्रश्न ही आप लोग को इस वीडियो में मैं कराऊंगा। और एक एक प्रश्नों को एक बार अगर समझ लीजिएगा ना, तो मैं आप लोग को दावा करता हूं कि फिर वो जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। और अभी तक जितने प्रश्न आप लोग को लोग बताए, वो मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि आप कभी नहीं भूलिएगा आप। तो प्रश्न ये 18 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है, ये सबसे अधिक कहाँ होती है भाई, किस रंग में होती है? ऑप्शन है बैगनी रंग के प्रकाश में, हरे रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में, नीले रंग के प्रकाश में। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है, ठीक है ना, कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ना, ये लाल हो जाएगा। ये प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है ना, ये लाल रंग के प्रकाश में जो है सबसे ज्यादा होती है। लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होती है। अगर कभी परीक्षा में पूछ दे कि लाल रंग के, अगर लाल रंग न दिया हो, तो उसके बाद अगर पूछ दे कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है, तो लाल रंग के बाद सबसे अधिक जो होती है, वो होती है आप लोग को बैगनी रंग के प्रकाश में, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूं, ये लिखना क्या है यहाँ पर है, ठीक है, आप लोग को मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। लाल के बाद अगर कोई इसका स्थान आता है, तो बैगनी रंग के प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। तो सबसे ऊपर सबसे ज्यादा ये लाल रंग में, उसके बाद बैगनी रंग में। अगर आपकी परीक्षा में पूछ दे कभी तो बैगनी रंग भी आप लोग टिक लगा सकते हैं, अगर लाल न हो ऑप्शन में तब, ठीक है ना। अगर लाल रंग है, फिर बिल्कुल लाल रंग के प्रकाश के साथ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 है आप लोग को कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां होती हैं, नियंत्रित होती हैं। कैसे होती हैं भाई? केंद्रिका के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा, केंद्रक के द्वारा। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों को आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों के नियंत्रण के लिए। तो दोस्तों, कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां होती है ना, वो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है ना। ये केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां जो है वो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट शानदार प्रश्न को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है आज का। आज का 20 क्वेश्चन है आप लोग को, 20 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो दोस्तों, हरित गृह गैस कह लीजिए, या इसी को ग्रीन हाउस गैसेज कह लीजिए। ये आप लोग को ग्रीन हाउस गैसेज, आप लोग को ऐसे भी कह सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है ना। ये दोनों बात एक ही हुई, ये हिंदी में उसका बिल्कुल ट्रांसलेट कर दिया है कि हरित गृह गैस। हरित मतलब ग्रीन, हाउस मतलब ग्रीन, और गैस मतलब तो गैस हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन आप लोग को है कि इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो इन चारों में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं, यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है उसमें से? तो दोस्तों, यह नाइट्रोजन जो हो जाएगा ना, यह नाइट्रोजन जो है आप लोग को ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जो है ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2, ठीक है ना। मीथेन बोले तो CH4, ठीक है। CH4 इसको लिख लीजिए, कभी आप लोग को अगर परीक्षा में अगर ये फॉर्मूला दे दे तो रासायनिक सूत्र के अनुसार से भी आप लोग पहचान सकते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो गया। आप लोगों को जल वाष्प भी होता है,
ये भी लिख लीजिए। ये जलवाष्प भी होता है, यानी कि 3 ये बता दिए। चौथा लिख लीजिए जलवाष्प, ये भी आप लोग को ग्रीन हाउस गैस में आता है। इसको H2O आप लोग कह सकते हैं, ये H2O ही इसको कहलाता है जलवाष्प, ठीक है ना। पांचवा आप लोग लिख लीजिए ओजोन, ठीक है ना, ये ओजोन जिसका O3 हो गया आप लोग को रासायनिक सूत्र। छठा आप लोग को अगर कहे तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये फ्लोराइनेटेड जो गैस से होता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC कह लीजिए, ठीक है ना, तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ, उसको फ्लोराइनेटेड गैसेज जो हो जाते हैं वो आप लोग को ये ग्रीन हाउस गैसेज में आते हैं। CFC कह लीजिए इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो होता है, ठीक है। ये आप लोग को ग्रीन हाउस गैसेज में आते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन जो है ना, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में नहीं है पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये जो प्रश्न है आप लोग बहुत शानदार तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट शानदार प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 21 है आप लोगों को कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से होता है, क्या होता है भाई? ऑप्शन है फेफड़े का कैंसर, बी मुख का कैंसर, सी त्वचा का कैंसर, डी यकृत का कैंसर। तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग आप लोग अगर इस प्रश्न पर लगाइएगा तो आप लोग तुरंत उसका आंसर कर दीजिएगा। और कैसे कीजिएगा? तो सपोज कीजिए कि जब भी लाइट हम लोगों पर आता है, सूर्य की किरणें हम लोग का आती है, तो डायरेक्ट हम लोग के शरीर पर पड़ती है, तो यानी कि आगे जो शरीर का ऊपरी परत जो है वो त्वचा होता है हम लोग का, ठीक है ना, शरीर का त्वचा होता है। तो सबसे पहला इफेक्ट त्वचा पर ही ना होगा, वो मुख के अंदर, फेफड़े के अंदर, यकृत के अंदर थोड़े होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये आप लोग को ऑप्शन सी हो जाएगा। ये त्वचा का कैंसर जो हो जाएगा, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जो होता है वो त्वचा का कैंसर होता है, ठीक है। तो अब इससे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या बनते हैं? कभी कभी आप लोगों को नहीं, बार बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि सूरज के हानिकारक पराबैंगनी किरणों को हम लोगों को कौन बचाता है? तो दोस्तों ये ओजोन परत जो है ना, ओजोन परत, वायुमंडल में जो ओजोन परत जो है, ये हम लोगों को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। कौन? ओजोन परत बचाता है। ओजोन गैस एक होता है, ठीक है ना, ओजोन गैस की परत जो है हम लोगों को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। और यह परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये वायुमंडल के किस मंडल में होता है? तो दोस्तों वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये वायुमंडल के समताप मंडल में जो है ये ओजोन गैस का ये परत होता है जो हम लोगों को पराबैंगनी किरणों से बचाता है, ठीक है। तो इस महत्वपूर्ण फैक्ट को भी आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को शानदार तरीके से ये जो है आप लोगों को सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, आज का 22वां नंबर प्रश्न है कि कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। ऑप्शन है इंटोमोलॉजी, अर्निथोलॉजी, मैमोलॉजी, ये इकिथोलॉजी। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप लोग को बताना है कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा। तो दोस्तों कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा जो है ना, ये आप लोग को कहलाती है एंटोमोलॉजी कहलाती है, ठीक है ना। ये इंटोमोलॉजी कहलाती है जो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। ऑर्निथोलॉजी से भी कई बार प्रश्न आप लोग को परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। तो ऑर्निथोलॉजी में हम लोग पक्षियों से संबंधित ये आप लोग को विज्ञान होता है, ठीक है। ये पक्षियों से संबंधित इसमें जानकारी मिलती है ऑर्निथोलॉजी से। और ये मैमोलॉजी जो होता है ना, ये आप लोग स्तनपाइयों से संबंधित विज्ञान हो गया। स्तनपाई, ठीक है ना, जैसे व्हेल मछली हो गई, ये सब स्तनपाई हो गई। तो स्तनपाइयों से संबंधित जो है ये मैमोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। और इनसे प्रश्न, ऑर्निथोलॉजी से तो कई बार प्रश्न आप लोग को पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और ये इंटोमोलॉजी कीटों से संबंधित विज्ञान हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 है। 23 कि लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ये इसलिए महत्वपूर्ण मैं बोल रहा हूँ ना, कि आप लोग को ये बिहार की ही परीक्षा में नहीं, आप लोग को यूपी के परीक्षा में नहीं, आप लोग को रेलवे कह लीजिए, एसएससी कह लीजिए, सब में ये अपना परचम लहरा दिया है ये प्रश्न कि लिगामेंट एक ऐसी रचना है
एक और इसमें प्रश्न बनता है जो कि मैं इसी में बता दूंगा उसको भी। तो लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है, ऑप्शन है अस्थियों को पेशियों से, बी अस्थि को अस्थि से, सी अस्थियों को तंत्रिका से, डी पेशी को त्वचा से। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये लिगामेंट के लिए। तो लिगामेंट की अगर बात किया जाए ना दोस्तों, यह जो है ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है ना, ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, क्या, लिगामेंट जोड़ता है। ठीक है। एक प्रश्न और यहाँ पर आ जाता है आप लोग को, जो कि कई बार आप लोग को परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि अस्थियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है। ये तो अस्थि को अस्थि से लिगामेंट जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर ये पहला जो ऑप्शन है कि अस्थियों को पेशियों से कौन जोड़ता है, ये कई बार आप लोग को प्रश्न आप लोग को परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और यह जो जोड़ता है ना उसको क्या कहते हैं दोस्तों, वह कहलाता है टेंडन कहलाता है। ठीक है ना, वह कहलाता है टेंडन कहलाता है। टेंडन का हिंदी आप लोग कंडरा हो जाता है। तो कंडरा कह ले, टेंडन कह ले, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, टेंडन कह लीजिए, कंडरा कह लीजिए, या अस्थि को अस्थि से अगर पूछ दे तो ये आप लोग को लिगामेंट हो गया। तो इन दोनों प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है टेंडन, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है लिगामेंट। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोग को बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा और इसमें कोई डाउट की गुंजाइश नहीं रह गई होगी। अगर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि कहाँ पर डाउट आप लोग को आ रहा है। मैं जरूर अगले क्लास में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा या सॉल्व कर दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को 24 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक है। ऑप्शन है मेंडल, डार्विन, वाटसन और खुराना। तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का जो संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो दोस्तों वह वैज्ञानिक जो है उनका जो नाम है ये खुराना है। पूरा नाम की अगर बात करें तो ये हरगोबिंद खुराना जो है इनका पूरा नाम है, जिन्होंने सर्वप्रथम जो है जीन का संश्लेषण जो है प्रयोगशाला में किया। ठीक है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार का भी रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है ना, ये कई बार का रिपीटेड प्रश्न है कई परीक्षाओं में कि प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये किया था जी हम लोग के हरिगोविंद खुराना जी ने किया था। ठीक है ना, हरिगोविंद खुराना ने किया था। तो इस प्रश्न को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को 25 नंबर प्रश्न है, आप लोग को 25वां नंबर प्रश्न है कि एगार एगार किससे तैयार होता है या किससे प्राप्त होता है, ये पूछ ले। और ये भी कई परीक्षाओं का रिपीटेड प्रश्न है, कई बार आप लोग को परीक्षा में ये पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे की कई परीक्षाएं हो, बैंकिंग की परीक्षाएं जो है, स्टेट में जितने बीपीएससी, बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, बिहार कांस्टेबल, बिहार दरोगा, सब में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि एगार एगार किससे तैयार होता है। तो दोस्तों ऑप्शन आप लोग के पास है शैवाल, लाइकेन, कवक और ब्रायोफाइटा। ये चार ऑप्शन आप लोग के पास है। चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों अगर एगार एगार की बात की जाए ना तो यह जो मिलता है आप लोग को शैवाल से मिलता है। शैवाल में भी किससे, तो समुद्री शैवाल से मिलता है। और यह जो होता है ना, ये एगार एगार जो होता है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यह एक प्रकार का जटिल पॉलीसेकेराइड होता है दोस्तों। यह एक जटिल यह एक जटिल पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है ना, ये पॉलीसेकेराइड होता है कौन, ये एगार एगार हो गया। ये मिलता किससे है, तो आप लोगों को जो समुद्री शैवाल यहाँ पर लिख दिया शैवाल, पोस्ट में मैं समुद्री भी लिख दे रहा हूँ, जो कि समुद्री शैवाल में, ये समुद्री शैवाल से मिलता है एगार एगार। और यह एक जटिल पॉलीसेकेराइड होता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। कभी भी परीक्षा में कोई प्रश्न पूछे तो ये जितना मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को बता रहा हूँ ये मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, इतना आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं सर सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर सिर्फ ऐसे प्रैक्टिस कराइए, ऐसे बहुत समय लग रहा है, तो आप लोग उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं
कोशिश करूंगा, आप लोग जैसे बोलिएगा उस तरह पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आप लोगों के लिए अब समय आ गया है होमवर्क प्रश्न के लिए, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए होमवर्क प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये आप लोग को 26 नंबर आज का प्रश्न जो हो गया, आप लोग को होमवर्क प्रश्न हो गया कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और तब तक के लिए आज की क्लासेस जो है, ये आज की क्लासेस जो है यहीं पर आप लोग को समाप्त होती है। एक और महत्वपूर्ण आप लोग को क्लास जो है लेकर मैं आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।